नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाते हैं। ये मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण भाग है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम सबसे पहले एक ओवरव्यू देखते हैं कि हम अभी आने वाली वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी जब भारत को जीत लेता है, जीतने के बाद जब वह वापस होता है तो वापस होने के क्रम में कन्नौज, अलीगढ़, मतलब उत्तर प्रदेश और कुछ भाग राजस्थान और लगभग मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों को कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका एक गुलाम था, उसको सौंप के भारत से चला जाता है। तो उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में सुल्तान पद ग्रहण करता है तो भारत में एक वंश की शुरुआत होती है। इस वंश का नाम था गुलाम वंश और इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका फाउंडर था, जिसको नियुक्त किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक ये गुलाम वंश चलता है। फिर दूसरा वंश हम देखेंगे खिलजी वंश देखेंगे हम। खिलजी वंश को पढ़ेंगे। खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी इसका फाउंडर था। जलालुद्दीन और इसका जो टाइम पीरियड था खिलजी वंश का 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक चलता है। फिर तीसरा हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी। जब तुगलक वंश देखेंगे, तुगलक वंश का फाउंडर हम देखेंगे। तुगलक वंश का फाउंडर जो था गयासुद्दीन तुगलक जो था इसका फाउंडर था और इसका टाइम पीरियड जो था 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक इसका समय अंतराल है। फिर इसके बाद हम देखते हैं चौथा सैयद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। फिर भारत में सैयद वंश की नींव पड़ती है और इसकी नींव डालने वाला जो सुल्तान था वो था खिज्र खां सैयद वंश को स्थापना करता है। इसका जो समय अंतराल था, इसके राज्यकाल का समय अंतराल था वो 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक इसने भारत पर राज्य किया। फिर सैयद वंश के बाद अंतिम वंश जो आता है लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश, इसका जो फाउंडर था बहलोल लोधी और इसी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित कर दिया जाता है 1526 ईस्वी में और इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में मारा जाता है। और फाइनली 1526 ईस्वी में भारत पर मुगलों का आधिपत्य हो जाता है और इस तरीके से मुगल भारत पर आधिपत्य करने में सफल हो जाते हैं और 1526 के बाद शुरू होता है मुगल टाइम पीरियड। तो लोधी वंश का जो समय अंतराल था वो 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक इन लोगों ने भारत पर राज्य किया। तो हम कुल देखने वाले हैं गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस वंश की स्थापना होती है। और तुगलक वंश, इसका फाउंडर जो था गयासुद्दीन तुगलक था। और सैयद वंश खिज्र खां इसका फाउंडर था। और लोधी वंश, इसका फाउंडर बहलोल लोधी था। और फाइनली 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक ये सुल्तानों का भारत पर आधिपत्य रहा और इसी को हम आगे की लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। आज हम शुरुआत करते हैं गुलाम वंश की। अब हम देखते हैं पहला दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो था गुलाम वंश। हम जानते हैं कि इसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। अभी हमने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की भारत में नींव डालता है। और इसकी नींव जो पड़ती है वो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक डालता है। जब ये राज्य को संभालता है तो इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। उन चुनौतियों का इसने किस प्रकार से सामना किया, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी सबसे कुशल नीति थी वैवाहिक नीति। जिस राज्य से इसको भय होता था वहां से ये क्या करता था, वहां से वैवाहिक नीति के माध्यम से इसने सभी चुनौतियों को लगभग सामना किया और ये इसकी काफी कुशल नीति थी। इसने क्या किया, ताजुद्दीन यालदौज था, उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है तो यालदौज के साथ इसका विवाद खत्म हो जाता है। फिर ये क्या करता है, अपनी बहन, इसकी बहन जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन, ये अब उसका विवाह नासिरुद्दीन कुवाचा के साथ कर देता है तो कुवाचा के साथ इसका विरोध खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद ये अपनी पुत्री का विवाह बदायूं का एक सूबेदार था जो इसी के अंडर में काम करता था कुतुबुद्दीन ऐबक के, इल्तुतमिश, ये गुलाम वंश का अगला शासक भी बनता है। इल्तुतमिश से ये अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। तो इस प्रकार इसने जितनी भी इसकी राजनीतिक चुनौतियां थी उसका इस प्रकार से सामना किया। ना तो इसने सिक्के चलवाए और ना ही खुतबा पढ़वाया और इसने जो उपाधियां धारण की वो मलिक की उपाधि धारण की करता है, सिपह सलार की उपाधि धारण करता है, लेकिन ये सुल्तान की पदवी धारण नहीं करता है। सुल्तान का
सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। और राजधानी, ये जो राजधानी थी ये दिल्ली से शासन नहीं कर रहा था, ये इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी, ये लाहौर से शासन कर रहा था। तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, चौगान जैसे आजकल पोलो के नाम से जानते हैं, ये घोड़े से खेला जाता है, तो ये घोड़े पर सवार होकर ये चौगान खेल रहा था, उसी समय ये गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको लाख वक्स अर्थात लाखों का दान करने वाला ये उपाधि भी दी जाती है, लाख वक्स की उपाधि। इसने कुछ आर्किटेक्चर्स में भी योगदान किया। इसने जो निर्माण करवाया वो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इसने बनवाया। और इसने कुब्बतुल इस्लाम एक दिल्ली में महरौली के स्थान पर मस्जिद का निर्माण भी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण महरौली दिल्ली में करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका एक गुरु थे, इसके गुरु का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, जिसके नाम से इसने कुतुब मीनार की नींव रखता है दिल्ली के अंदर। और इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका एक अयोग्य पुत्र होता है आराम शाह, जो 1210 ईस्वी में केवल 8 महीने के लिए ही शासक बनता है। और जब इसी के राज दरबारी इससे प्रसन्न नहीं होते हैं तो वे इसके विरोध में जाकर बदायूं का जो सूबेदार था इलवरी तुर्क था, ये इलवरी तुर्क था, इसको निमंत्रण दे देते हैं। और जैसे ही इसे निमंत्रण मिलता है तो ये वहां से चल पड़ता है और अपनी सत्ता को संभालता आगे। तो गुलाम वंश का अगला शासक जो बनता है, तीसरा शासक इल्तुतमिश बनता है। और ये बदायूं का सूबेदार हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे। फिर ये क्या करता है, ये राजधानी लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो शासन कर रहा था लाहौर से, लेकिन ये राजधानी को परिवर्तित करके लाहौर से दिल्ली ले आता है, लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली लेकर आता है। इसीलिए इसको भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन इल्तुतमिश करेक्ट होता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन कर रहा था, लेकिन ये दिल्ली राजधानी को लेकर आ जाता है। फिर क्या होता है, इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था। इसका मतलब इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। मैंने अभी बताया चुनौतियां इसके सामने जितनी थी, इसने चुनौतियों का काफी अच्छे ढंग से सामना किया। आइए कुछ देखते हैं कौन कौन सी चुनौतियां थी। सबसे पहले तो जब इसने शासन भार संभाला तो दिल्ली के अमीर जो थे, जो जमींदार जागीरदार थे, उनका विद्रोह काफी ज्यादा बढ़ रहा था। तो इसने दिल्ली के अमीरों का दमन करता है, कुशलतापूर्वक इसने दमन किया। और यालदौज वही है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, कुतुबुद्दीन ऐबक जिस ताजुद्दीन यालदौज की पुत्री से विवाह करता है, ये वही यालदौज है जिसका दमन करता है इल्तुतमिश। और ये 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में इसको पराजित कर देता है और ये फाइनली इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इल्तुतमिश 1215 ईस्वी में तराइन के तीसरे युद्ध में यालदौज का दमन कर देता है। फिर इसके बाद बंगाल में भी विद्रोह उठता है, तो बंगाल में विद्रोहियों का दमन करने खुद जाता है ये इल्तुतमिश। और फाइनली काफी मशक्कत करने के बाद बंगाल के जो विद्रोही थे उनका दमन कर दिया जाता है। फिर इसके बाद जो कुबाचा था, कुबाचा पे दोहरा आक्रमण करता है, 2 तरफ से आक्रमण करता है और कुबाचा भागते समय सिंध नदी में डूब के मर जाता है। तो कुबाचा का भी इस तरीके से दमन कर दिया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। इसने अपने राज्य को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए 40 दल का गठन किया, जिसमें अमीर हुआ करते थे। कुछ चुनिंदा अमीरों को इकट्ठा करके इसने 40 दल का गठन करता है। फिर इसके बाद खलीफा का प्रमाण पत्र लेता है। ये खलीफा का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत में सुल्तान की पदवी धारण करने वाला ये पहला शासक है। कभी कभी प्रश्न पूछता है वह पहला शासक कौन सा है जिसने खलीफाओं, बगदाद के जो खलीफा थे उनसे प्रमाण पत्र प्राप्त किया। तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश जो था खलीफाओं से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था। और इसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के भी चलाए, जिसमें चांदी का सिक्का जो था उसे टंका के नाम से जानते हैं और जो तांबे का सिक्का था उसे जीतल के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखना है कि तांबे का जो सिक्का था उसे जीतल और चांदी का सिक्का जो था उसे टंका के नाम से जानते हैं, जो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए। ये प्रश्न पूछा जाता है। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य अपूर्ण था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाना शुरू किया था, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक डालता है, उसका पूर्ण जो करवाने का कार्य करता है वो इल्तुतमिश कुतुब मीनार को पूर्ण करवाता है।
और इसी के दरबार में एक इतिहासकार था मिन्हाज उस सिराज। मिन्हाज उस सिराज इसी इल्तुतमिश के दरबार में एक इतिहासकार था जो एक किताब लिखता है तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी लिखता है। दिल्ली सल्तनत का ये काफी अच्छा ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में देखा जाता है, जिसे मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया तबकात-ए-नासिरी। तो आगे देखते हैं, इल्तुतमिश के बाद इसकी जो पुत्री होती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान अगली सुल्तान बनती है। इल्तुतमिश दरअसल 1210 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक शासन करता है। 1236 के बाद क्या होता है, इल्तुतमिश का कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसकी वजह से इल्तुतमिश की पुत्री जो थी रजिया सुल्तान, जिसे इल्तुतमिश के ही द्वारा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, वह पदभार संभालती है। दरअसल होता क्या है, उसके दरबारी जो और अमीर जो थे उसको अपना सुल्तान, एक महिला को सुल्तान स्वीकार करने में असहज महसूस कर रहे थे और इस वजह से रजिया को पर्दा को त्यागना पड़ा। कुबा का मतलब कोट होता है, कोट पहनकर, और कुलाह का मीन्स टोपी होता है। टोपी पहनकर रजिया दरबार में आई और जनता के सामने जब वह जाती है और जनता से न्याय मांगती है तो जनता उसको अपना सुल्तान के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है और अमीरों को भी यह जनता का मत स्वीकार करना पड़ता है। फिर क्या होता है, जब रजिया सुल्तान बन जाती है तो वह इक्ताओं में फेरबदल करती है। जो नियुक्तियां हैं वह अपने अनुसार करती है और अपने हिसाब से नियुक्तियों की श्रृंखला में वह करती है। एक अबिसिनियाई दास था जलालुद्दीन याकूत, उसको अमीर ए आखूर अर्थात अस्सोसाला, अमीर ए आखूर का मतलब होता है अस्सोसाला का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, वो एक अबिसिनियाई दास जलालुद्दीन याकूत को बना दिया जाता है। इस बात से खफा हो जाता है एक उसका दूसरा अमीर अल्तुनिया, जो भटिंडा का इक्तेदार था। वो इसकी नियुक्तियों से काफी खफा रहता है, तो वह विद्रोह कर देता है और रजिया को बंदी बना लेता है। जब रजिया को बंदी बना लेता है तो रजिया के पास कोई भी विकल्प नहीं होता है, तो वह इसी अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। और विवाह करने के क्रम में जब वह भटिंडा से दिल्ली की ओर आ रही होती है, उसी समय कुछ डाकुओं के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। फिर इसकी हत्या के बाद 1240 ईस्वी में एक अयोग्य शासक होता है, ये मुइजुद्दीन बहराम, 2 वर्ष के लिए आता है, 1240 से 1242 तक मुइजुद्दीन बहराम। लेकिन इसने एक काफी इंपॉर्टेंट पद का सृजन किया जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक पद का सृजन किया, नायब ए मुमलिकात। नायब ए मुमलिकात मतलब जितने भी अधिकार हैं, संपूर्ण अधिकारों का जो स्वामी होता था उसे बोला जाता था नायब ए मुमलिकात, जिसका गठन किया गया था मुइजुद्दीन बहराम। ये 1240 में रजिया बेगम के बाद दिल्ली का सुल्तान बनता है। 2 वर्ष के बाद इसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो 1242 में फिर मसूद शाह सुल्तान बना। मसूद शाह सुल्तान जब बनता है, इसको भी 4 साल तक के लिए ही शासन करता है। ये केवल रजिया सुल्तान के बाद बाकी के जितने भी शासक आते हैं, केवल किसी जो शक्तिशाली चालीसा दल था, उसका जो शक्तिशाली एक व्यक्ति जो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, बलबन, उसी के द्वारा इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से ये नियुक्तियां की जा रही थी और वही इनका मेन लीडर बना हुआ काम कर रहा था। इस वजह से 1242 में जब मसूद शाह सुल्तान बनता है तो उसको भी 1246 में बंदी बनाकर डाल दिया जाता है, कारागृह में डाल दिया जाता है। और नासिरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का पौत्र था, इल्तुतमिश का पौत्र, इसको शासक बना दिया जाता है, नासिरुद्दीन महमूद। और ये केवल नाम मात्र का शासक था, असली शासन तो वो कर रहा था जो इसका नायब ए मुमलिकात था। नायब ए मुमलिकात के पद पे बैठा हुआ था बलबन। ये चालीसा दल का काफी महत्वपूर्ण सदस्य भी था जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। तो नायब ए मुमलिकात के पद पे बलबन बैठा था और यही मेन शासन का भार संभाले हुए था। और नासिरुद्दीन महमूद तो एक नाम मात्र का शासक था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है और फाइनली 1265 ईस्वी में ये नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर देता है। और इसकी हत्या का जिक्र जो किया है, बलबन के द्वारा हत्या का जिक्र का वर्णन किया गया है तारीख ए मुबारक शाही, जो तारीख ए मुबारक शाही बुक है, उसमें ये बात का वर्णन किया गया कि नासिरुद्दीन महमूद की हत्या जो है बलबन के द्वारा 1265 ईस्वी में की जाती है। और फाइनली अगला शासक जो बनता है वो बलबन बन के आता है। तो आइए देखते हैं बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं अब गयासुद्दीन बलबन अब नेक्स्ट शासक बनता है। 1266 से लेके 1286 ईस्वी तक इसका राज्यकाल रहा।
ये भी एक इल्वरी तुर्क था और इसने राजत्व का सिद्धांत दिया। अर्थात राजत्व का सिद्धांत का मतलब होता है कि ईश्वर, राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, अर्थात अपने आप को जिल्ले इलाही की उपाधि देता है और राजत्व का सिद्धांत देता है और कहता है कि राजा जो होता है ईश्वर के द्वारा निर्मित होता है, ना कि जनता के लिए होता है। तो ये राजत्व के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से रखने वाला प्रथम शासक था। और सिजदा अर्थात दंडवत करने का एक नियम था, और पाबोस अर्थात कदम को चूमना, ये ईरानी तरीके थे जिसको इसने, जितने भी ईरानी पद्धतियां थी, जितने ईरानी तरीके थे, अपने राज्य को ईरानी तरीकों से चलाने का प्रयास करता है। और इसी ने चालीसा दल की समाप्ति कर दी, क्योंकि ये जानता था जो चालीसा दल के अमीर थे वही सुल्तान के खिलाफ आगे चलकर विद्रोह करते, इसलिए इसने उस चालीसा दल का समापन कर देता है ये। और उपाधि धारण करता है जिल्ल-ए-इलाही। जिल्ल-ए-इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। और फिरदौसी का जो शाहनामा है ये अपने आप को बताता है, जो फिरदौसी शाहनामा जो किताब है, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है, इसी में फिरदौसी एक वंश अफरासिया वंश का वर्णन करता है। तो बलबन कहता है कि मैं इसी अफरासिया वंश का हूं, और वो एक कथन बोलता है कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो यकायक मेरा हाथ अपनी तलवार पर चला जाता है। तो ये कथन भी बलबन ही बोलता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कथन किसका है, तो ये बलबन का कथन है। और ये सैन्य विभाग की स्थापना करता है दीवान-ए-आरिज। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैन्य विभाग दीवान-ए-आरिज किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये गुलाम वंश का शासक था गयासुद्दीन बलबन, इसके द्वारा इस दीवान-ए-आरिज की स्थापना की गई। और इसी ने गुप्तचर विभाग वरीद-ए-मुमालिक, जिसका प्रधान जो होता था वरीद के नाम से जाना जाता था, गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की इसने। और शासन का आधार जो था इसका रक्त एवं लौह की नीति थी। रक्त एवं लौह की नीति का मतलब कोई भी अगर विद्रोही होता था, ये विद्रोही को परास्त कर देता था और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को अपना दास बना लेता था। इसी को बोला जाता है ये रक्त एवं लौह की नीति इसका शासन का मुख्य आधार थी। और इसकी मृत्यु जो होती है 1286 ईस्वी में हो जाती। दरअसल ये इसका एक पुत्र था शहजादा मोहम्मद, इसकी हत्या युद्ध में कर दी जाती है शहजादा मोहम्मद की। तो इसी के शोक में ये 3 वर्षों के अंदर 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद इसके जो अयोग्य उत्तराधिकारी आते हैं जैसे कैखुसरो को बलबन के द्वारा नियुक्त किया जाता है, परंतु बलबन की मृत्यु के बाद उसके अमीरों के द्वारा, बलबन के अमीरों के द्वारा, जो गयासुद्दीन बलबन का पौत्र था, एक अयोग्य पौत्र था और कम उम्र का था कैकुबाद को ये लोग राजा बना देते हैं, सुल्तान बना देते हैं। फिर क्या होता है, एक तुर्क मलिक होता है, तुर्क मलिक जलालुद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन खिलजी होता है वो इस तुर्क मलिक इस कैकुबाद की हत्या कर देता है और दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना कर देता है, जो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। तो आने वाली वीडियो में अब हम देखेंगे नेक्स्ट खिलजी वंश। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपनी पिछली वीडियो में हमने सल्तनत युग का शुरुआत की थी और उसमें हमने गुलाम वंश को देखा था और हमने उसको गुलाम वंश के लगभग हर पॉइंट को, जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, हमने आपको सब कुछ समझाया था। देखते हैं कि जो कैकुबाद था, गुलाम वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर देता है खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ये उसकी हत्या कर देता है और सल्तनत युग में एक नए वंश की शुरुआत होती है। उस वंश का नाम था खिलजी वंश। आइए तो देखते हैं खिलजी वंश के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम सबको कवर करते हैं। पहला है संस्थापक। जैसा कि आपको पता है ये खिलजी वंश जो थे ये पहले उच्च समझे जाने वाले जो तुर्क थे, गुलाम वंश में जितने भी शासक आए वो सारे के सारे माने जाते थे वो उच्च कुल के तुर्क थे। लेकिन जब खिलजी वंश की स्थापना होती है तो माना जाता है कि सल्तनत युग में एक निम्न तुर्क लोगों का शासन स्टार्ट होता है। 19 शासकों की श्रृंखला में सबसे पहले हम देखते हैं उस खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ये खिलजी वंश का संस्थापक था। ये 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की शुरुआत करता है और 1290 में खिलजी वंश की जब शुरुआत होती है तो उस समय भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति काफ़ी इतनी मजबूत नहीं थी। और लेकिन जब खिलजी वंश की स्थापना होती है तो माना जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना के साथ साथ भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना की
जो मूलभूत चीज़ें थीं उनमें काफ़ी परिवर्तन हुए। मूलभूत परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा होते हैं खिलजी वंश की स्थापना के साथ। अब हम देखते हैं कि खिलजी वंश का जो शासन की रीति थी, अब उनको देखते हैं। सबसे पहले तो खिलजी वंश का मुख्य आधार है, इसने धर्म का राजनीति से अलगाव किया। मतलब धर्म अपनी जगह रहेगा और राजनीति अपनी जगह रहेगी, दोनों को अलग अलग किया। प्रतिभा और योग्यता के आधार पर अधिकारियों का चयन किया गया। पहले क्या हो रहा था, वंश के आधार पर चयन किया जा रहा था, लेकिन इसमें आके प्रतिभा को देखा जा रहा था, योग्यता के आधार पर अधिकारियों का चयन किया जा रहा था। प्रशासन का जो सामाजिक विस्तार किया गया, मतलब पहले जहां तक प्रशासन में राजा या उससे संबंधित व्यक्तियों का ही चयन हो रहा था, लेकिन अब उसमें भारतीय, मुसलमान और मंगोल जितने भी थे भारत में रह रहे थे उस समय, उनका भी चयन प्रशासन में किया गया। मोहम्मद हबीब जो होता है तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों से वह बोलता है ग्रामीण क्रांति की बात करता है। ये मोहम्मद हबीब इतिहासकार। प्रमुख शासक जो इसके हुए हम उनको देखते हैं। सबसे पहले 1290 से लेकर 96 तक इसका जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये इसकी नींव डालता है। फिर ये क्या करता, इसको राजगद्दी मिलती है कैकुवाद के समय। ये कैकुवाद के समय जो गुलाम वंश का शासक था कैकुवाद, उसके समय ये सर ए जहांदार था। उसके शासन में ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कैकुवाद का सरे जहांदार था। सरे जहांदार एक पोस्ट होती थी जो शाही अंगरक्षक होते थे, राज शासक के, सुल्तान के शाही अंगरक्षकों को सर ए जहांदार बोला जाता था। तो ये शाही अंगरक्षक था कैकुवाद का, और कैकुवाद की छल पूर्वक हत्या कर देता है और खिलजी वंश की शुरुआत करता है। फिर इसके शासन का जो मुख्य आधार था, जहां तक बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया और वहीं इसने अहस्तक्षेप की नीति का पालन करता है। मतलब एक्चुअली ये काफ़ी एज में शासक बनता है, तो इस वजह से ये अहस्तक्षेप की नीति चलाता है कि जहां तक युद्ध से बचा जा सके वहां तक बचें। तो ये अहस्तक्षेप की नीति की शुरुआत करता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा था। इसी को वह उसने दक्षिण भारत के अभियानों पर भेजा हुआ था। जब ये दक्षिण भारत के अभियानों पर जाता है तो वहां से जितना अपार धन संपत्ति मिलती है, ये उसका कुछ हिस्सा ही अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को दे देता है, बाकी का संपत्ति को छुपा लेता है। और वहीं जब ये कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद वाले एरिया में है, वहां पर ये अपने चाचा से मिलने जाता है। वहीं महल में उनसे गले मिलते समय चाकू मारकर अपने चाचा की हत्या कर देता है और इस तरीके से इसको राज्य की प्राप्ति होती है। लेकिन राज्य की प्राप्ति भी इसे जल्दी नहीं होती है। जलालुद्दीन खिलजी का एक अयोग्य पुत्र था, वह जब अपने पिता की हत्या के बारे में सुनता है तो उसकी मां उसको शासक बना देती है। जब अलाउद्दीन खिलजी इस बात का पता चलता है तो वह तुरंत राजधानी के लिए लौटता है और रास्ते में जो उसने दक्षिण भारत से अपार धन संपदा बटोरी हुई थी वह जनता में बांटता है। तो उसका प्रभाव जनता पर बढ़ जाता है और इस वजह से जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का पुत्र था उसको विरोध असंभव जान पड़ता है और वह राजधानी छोड़कर भाग जाता है और अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है सल्तनत युग के खिलजी वंश का अगला शासक। तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। ये अपने कार्यकाल में ये उपाधियां भी धारण करता है, जिसमें सिकंदर ए सानी की उपाधि, जिसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जानते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सिकंदर ए सानी की उपाधि कौन किसने धारण की? सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी धारण करता है और इसने राजनीतिक अभियानों में काफ़ी सफलता की है और अपने इसके राजनीतिक अभियानों को दो भागों में देखेंगे। एक उत्तर भारत की विजय के क्रम में देखेंगे और वह फिर दक्षिण भारत की विजय के क्रम में देखेंगे। तो उत्तर भारत की विजय के क्रम में सबसे पहले ये अटैक करता है गुजरात पर जब अटैक करता है 1298 से 99 ईस्वी के बीच इसका युद्ध चलता है। उस समय जो गुजरात का शासक था वो रायकर्ण था। रायकर्ण पर इसने दो दिशाओं से हमला किया। एक तो सिंध की ओर से उलूग खां इस पर आक्रमण करता है और वहीं राजपूताना क्षेत्र जो राजस्थान वाला क्षेत्र था वहाँ इसका ही सेनापति था नुसरत खां, वह उस तरफ से आक्रमण करता है और इस तरीके से ये रायकर्ण जो होता है गुजरात का शासक इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाता है और गुजरात छोड़कर भाग जाता है। गुजरात छोड़कर ये भागते समय जो देवगिरी है, देवगिरी का शासक रामचंद्र देव की शरण में चला जाता है और नुसरत खां और उलूग खां को गुजरात लूटने का अवसर मिल जाता है और ये सोमनाथ के जो अपार धन संपदा है इसको लूट लेते हैं। वहीं
जब सोमनाथ की अपार धन संपदा को लूटते हैं तो ये खंबात की खाड़ी है, वहाँ पर बंदरगाह में लूटपाट करने जाते हैं। उसी समय इनको मलिक काफूर नाम का एक किन्नर मिलता है। ये उसे 1000 दीनारों में खरीद लेते हैं। 1000 दीनारों में खरीदने के बाद इसको राजधानी लेकर आते हैं और यही मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी दक्षिण भारत के अभियान हुए, अलाउद्दीन खिलजी की मदद करता है। इसीलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। हम अलाउद्दीन खिलजी के, जैसे कि अभी हमने उत्तर भारत का अभियान के श्रृंखला में अभी मैंने आपको बताया था कि गुजरात पर आक्रमण उसने कैसे किया और वो सोमनाथ मंदिर को कैसे लूटा और 1000 दिनारी मलिक काफूर को वह वहाँ से खरीद लेता है। जो दक्षिण भारत के अभियान पर सेनापति नियुक्त कर दिया जाता है मलिक काफूर, वही दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी को विजय दिलाता है। तो अब हम देखते हैं, एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक उत्तर भारत के अभियान, फिर दक्षिण भारत के अभियान। सबसे पहले वह उत्तर भारत के अभियान पर फोकस करता है, उसके बाद उत्तर भारत को जीतने के बाद वह दक्षिण भारत की ओर अपना रुख करता है। तो आइए इसी श्रृंखला में हमने गुजरात पर उसने किस प्रकार से विजय हासिल की और रायकर्ण को किस प्रकार हराया आपको बताया। अब देखते हैं रणथंबोर पर वह आक्रमण करता है 1301 पर जब आक्रमण करता है तो रणथंबोर का शासक था हमीर देव। ये वहां का शासक था, काफी प्रतापी शासक था। माना जाता है कि इस पर लगभग 1 साल तक अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त नहीं कर सका और उसके 2 सेनापति यहां पर युद्ध कर रहे थे, एक उलूग खां, दूसरा नुसरत खां, जिन्होंने गुजरात पर विजय हासिल की थी। तो जब 1 साल तक अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ सफलता नहीं मिली इनकी बहादुरी को देखते हुए, तो फिर इनका ही एक प्रधानमंत्री था, रणमल प्रधानमंत्री जो था हमीर देव का, ये अपने शासक से गद्दारी कर देता है और जाकर सुल्तान से मिल जाता है। और सुल्तान से जब मिल जाता है तो बस इसी गद्दारी का परिणाम होता है कि हमीर देव रण क्षेत्र में मारे जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे रणथंबोर पर विजय हासिल करने में सफल हो जाते हैं। हमीर रासो ग्रंथ जो है वो बताता है कि हमीर देव की मृत्यु के बाद जो हमीर देव की पत्नी थी रानी रंगदेवी, इनके साथ में रणथंबोर की बाकी स्त्रियों ने जौहर कर लिया। जौहर का अर्थ होता है जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वह अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती है और वह अपने प्राण दे देती है। इसी तरीके से जब राजा हमीर देव मारे जाते हैं तो रानी रंग देवी और इनके साथ रणथंबोर की बाकी स्त्रियों ने जौहर कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रणथंबोर पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी रुख करता है चित्तौड़ की ओर। चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मुख्य कारण जो था, अलाउद्दीन रानी पद्मिनी की सुंदरता से काफी ज्यादा आकर्षित था, तो वह रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1303 ईस्वी में। उस समय चित्तौड़ का जो शासक था राणा रतन सिंह था। राणा रतन सिंह चित्तौड़ पर शासन कर रहा था और रानी पद्मिनी को प्राप्त करना अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य था चित्तौड़ पर आक्रमण करने का। तो उसी समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था चित्तौड़ पर आक्रमण के समय। माना जाता है कि उसी समय जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के आक्रमण पर बिजी था, उसी समय मंगोल का एक शासक था तारगी बेग दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। इसके बावजूद भी वह इस तारगी बेग से भी निपटता है और निपटने के बाद के क्रम में चित्तौड़ पर घेरेबंदी को भी नहीं तोड़ता है। तो माना जाता है लगभग 7 मास की घेरेबंदी के बाद राणा रतन सिंह अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं और आत्मसमर्पण करने के बाद चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था खिज्र खां, उसका शासन हो जाता है और इसी क्रम में चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया जाता है। फिर इसी क्रम में हम आगे देखेंगे, जब 1303 में चित्तौड़ की विजय प्राप्त कर लेता है, फिर मालवा की ओर वह आकर्षित होता है। मालवा के साथ साथ फिर मारवाड़ पर आक्रमण करता है और मारवाड़ के साथ अंत में वो उत्तर भारत के अभियानों में सबसे अंत में जालौर पर विजय हासिल करता है, जो 1311 ईस्वी में उसने की। फिर इसके बाद आप देखेंगे वो दक्षिण भारत का रुख करता है और दक्षिण भारत में उसके जितने भी अभियान रहे उनमें मलिक काफूर सेनापति था, तो देवगिरी की विजय वह हासिल करता है। दरअसल हमने आपको गुजरात आक्रमण के समय बताया था कि जो इसका शासक था रायकर्ण देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र देव, उसकी शरण में चला जाता है। तो इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी को बहाना मिलता है और वह देवगिरी पर आक्रमण कर देता है।
और फिर वारंगल का युद्ध देखेंगे, वारंगल में किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी संघर्ष करता है। और पहली हार को जब 1303 ईस्वी में वारंगल की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था, उस हार का बदला लेने के लिए वारंगल पर फिर 1309 से 10 ईस्वी में आक्रमण करता है, वो हम देखेंगे। पांड्य राज्य की विजय प्राप्त करता है। देवगिरी पर वह पुनः आक्रमण करता है, पहले देवगिरी को जीत लेता है, रामचंद्र देव आत्मसमर्पण कर देता है। फिर उसके बाद उसका पुत्र आता है रामचंद्र देव का शंकर देव, वह विद्रोह कर देता है। इस वजह से उसे देवगिरी पर पुनः आक्रमण करना पड़ता है और शंकर देव की हत्या करनी पड़ती है। हम देखते हैं खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसने किस तरीके से अपने राजनीतिक सुधार किए। उसमें सबसे पहले उसने शासन का केंद्रीकरण किया, अर्थात शासन की जितनी भी शक्ति थी वो राजा अर्थात सुल्तान में निहित थी। वो उसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा की। उलेमा वर्ग एक धार्मिक वर्ग था, इसकी उपेक्षा करते हुए उसने धर्म पर अपने राज्य का नियंत्रण स्थापित कर लेता है और खुद उपाधि धारण करता है यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनिन, ये उसकी उपाधि धारण करता है। और न्याय व्यवस्था के मामले में जो सर्वोच्च न्यायिक शक्ति थी वो सुल्तान के हाथों में थी। इसके बाद उसने एक अधिकारी भी नियुक्त कर रखा था न्याय के लिए। अधिकारी था काजी उल कुजात। काजी उल कुजात जो था ये न्याय से संबंधित अधिकारी होता था। काजी का मीन्स होता है न्यायाधीश, और इसके नीचे जो काम करता था वो नायब काजी, अर्थात तीन पद थे। अर्थात सर्वोच्च जो न्याय की शक्ति थी वो सुल्तान में थी, उसके बाद ये काजी उल कुजात, फिर उसके बाद नायब काजी। और वह बिना किसी भेदभाव के, अर्थात उसमें कोई परिवारीजन हो या संबंधी हो तो भी वह समान रूप से न्याय करता था। इसलिए इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि वह बिना भेदभाव के न्याय व्यवस्था उसकी चलती थी। और उसने सैन्य सुधार, काफ़ी अच्छे सैन्य सुधार किए। सबसे इसी क्रम में उसने, जहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितने सुल्तान आए उन्होंने टेम्पररी सेना रखते थे, एक काम चलाऊ सेना होती थी। जब उनकी ज़रूरत पड़ती थी तब वह सैनिकों को बुलाता था और ज़रूरत नहीं पड़ती तो उनको छोड़ देता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, स्थायी सेना का प्रबंध कर लेता है और उस स्थायी सेना के जो सैनिक होते थे उनको वेतन के रूप में ज़मीन जागीर दे देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उनको नगद वेतन की व्यवस्था करता है। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है जो स्थायी सेना को नगद वेतन देता है। फिर घोड़ों को दागने की भी प्रथा इसी ने चलाई सैन्य सुधार के क्रम में, क्योंकि जो सैनिक होते थे वो कमजोर घोड़ों को ले आते थे, घोड़ों को अच्छे जो घोड़े होते थे उनको बदल लेते थे। तो इस वजह से उसने इसके लिए घोड़े को दागने की प्रथा चलाई। फिर क्या होता है, वो आर्थिक सुधारों के क्रम में वो क्या करता है, सबसे पहले व्यक्तिगत संपत्ति एवं जागीरों को वो जब्त कर लेता है। व्यक्तिगत जो संपत्तियां थी और जागीरें थी उनको सबकी जब्ती करता है। जब्ती करने के बाद वह क्या करता है, कर की वृद्धि कर देता है। और जो टैक्सेस हैं, राजस्व होता है, राजस्व कर की वह वृद्धि कर देता है। और वसूली के लिए वह सैनिकों को भेजता है और सैनिक उससे काफ़ी कठोरतापूर्वक जनता से टैक्स वसूलते थे। जितने भी किसान और जनता थी उनसे टैक्स वसूले जाते थे। इसने हिंदुओं पर 50% कर वसूला, जबकि मुस्लिम से 25% ये कर वसूलता था। और इसने चार प्रकार के करों का प्रावधान कर रखा था। एक था जजिया कर, दूसरा था खराज। खराज का मीन्स होता है जो भूमि कर होता है उसको खराज कहते हैं। और तीसरा कर जो था घरी कर, अर्थात गृह कर, घर का टैक्स लगता था। और उसके बाद चरी कर की प्रावधान था, जिसमें चरागाह जो दुधारू पशु होते थे उनको चराने अगर कोई व्यक्ति ले जाता था तो उस पर चरी कर चरागाह लगता है, चरागाह के लिए उन्हें टैक्स देना होता था। और मुस्लिम से ये जकात नाम का कर वसूलता है, जकात। और खुम्स नाम का एक टैक्स भी वसूलता है। एक्चुअली खुम्स जो टैक्स होता है, खुम्स टैक्स जो लूट का माल होता है, लूट का माल पर भी ये टैक्स लगाता है। बोलता है कि 1/5 भाग जो है वो सेना का होता था और जो 4/5 भाग होता था वो राज्य का हो जाता था। तो हम आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों की श्रृंखला में वह हिंदू विशेषाधिकारों की समाप्ति कर देता है। हिंदू विशेषाधिकारों की समाप्ति का मतलब है कि जो पहले मुकद्दम, खुत और चौधरी हुआ करते थे ये टैक्स वसूलने का काम करते थे, ये जनता से कर वसूली करते थे। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी से पहले इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तो मुकद्दम, खुत और चौधरी इस प्रकार के हिंदू जो अधिकारी थे उनके विशेषाधिकारों की समाप्ति कर देता है और इनसे टैक्स वसूलने का काम छीन लिया जाता है। इनको भी टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और ये भी आम जनमानस की तरह टैक्स देते हैं सुल्तान को। और इस तरीके से हिंदू विशेषाधिकारों की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी कर देता है।
फिर इसके बाद क्या होता है, वह भूमि की माप करता है। भूमि की माप के लिए भूमि की माप वह इसलिए करता है क्योंकि जब वह जनता से कर लेता है तो भूमि की वास्तविक उपज का अनुमान लगाने के लिए वह भूमि की माप करता है। वह भूमि की माप करता है और भूमि की माप के अनुसार वह भूमि की उपज का अनुमान लगाता है और उस भूमि की उपज के अनुसार जनता पर कर आरोपित करता है। और इसीलिए वह दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना करता है जो भूमि की माप के मामलों को देखती थी। ये दीवाने मुस्तखराज विभाग ये भूमि की माप से संबंधित मामलों को देखती थी। और भूमि मापन को मसाहत कहा जाता है। इतिहास में कई बार आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि भूमि की मापन को क्या कहा जाता था या अथवा मसाहत क्या था। तो एक भूमि मापन का जो तरीका था उसी को बोला जाता, मसाहत कहा जाता था। अब देखते हैं बाजार नियंत्रण की नीति। अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण प्रणाली काफी अच्छी थी। माना जाता है कि वह वस्तुओं का मूल्यों पर वह नियंत्रण स्थापित किए हुए था, जिससे कि उसके जो सैनिक हैं, सैनिकों को जितना वेतन दिया जाता है उस वेतन में सैनिकों का भरण पोषण चल सके, इसलिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू कर रखी थी। वह वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे हुए था और उसने वितरण की व्यवस्था बना रखी थी। वितरण की व्यवस्था का मतलब होता था जैसे वह उसने व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, व्यापारियों को लाइसेंस दे रखा था और हर नगर में लाइसेंस वाले व्यापारियों को चुन रखा था। उन व्यापारियों के अलावा किसानों से जो अनाज है कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खरीद सकता था, जिसके राज्य का लाइसेंस है वही किसानों से अनाज खरीद सकता था। तो इस प्रकार उसने वितरण व्यवस्था पर काफ़ी अच्छा वो लगाया और उसे इस बाजार व्यवस्था को उसने सुचारू रूप से चलाने के लिए सदर ए रियासत नाम का अधिकारी भी नियुक्त किया था। और उसने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी काफ़ी अच्छी तरीके से चलाया। अलाउद्दीन खिलजी को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। उसका मानना था वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण केवल बाजार पर कंट्रोल करके ही नहीं रखा जा सकता है। इसलिए उसका मानना था कि जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं का भंडारण भी होना आवश्यक है। इसलिए उसने गोदामें बनवाई और भी उसने इस भंडारण व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया। ऐसा माना जाता है कि जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसमें इस भंडारण व्यवस्था ने काफ़ी अहम योगदान दिया। और उसमें हम देखते हैं बाजार के जो कर्मचारी होते थे, जो इसने इस बाजार को कंट्रोल करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। उस क्रम में सदर ए रियासत हमने बताया था, ये बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके नीचे 3 अधिकारी काम करते थे, जिसमें सहना ये निरीक्षक होता था और बरीद ये गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। और जो गुप्तचर होता था इसे मुनिया कहते थे। मुनिया जो है ये गुप्तचर होता था, बरीद गुप्तचर का अधिकारी और सहना होता था निरीक्षक और सबसे सर्वोच्च अधिकारी सदर ए रियासत होता था। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका जो शासनकाल किस तरीके से चलता है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का शासन समाप्त हो जाता है। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर ये अयोग्य शासक था, ये केवल कुछ महीनों के लिए ही शासनभार संभालता है। फिर इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ये शासनभार संभालता है। 1316 से लेकर 1320 तक ये शासन चलाता है और ये इकलौता सल्तनत वंश का शासक है जो अपने आप को खलीफा घोषित कर देता है। और इसकी एक उपाधि थी कि इसने देवगिरी पर पुनः विजय प्राप्त की, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके शंकरदेव और रामचंद्र देव को अपने वश में किया था। सेम काम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह भी ये देवगिरी पर विजय प्राप्त करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह होता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर देता है और ये शासक बन जाता है। और जो तुगलक वंश की स्थापना होती है, गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, इस नासिरुद्दीन शाह की हत्या कर देता है। सल्तनत युग में एक नवीन वंश तुगलक वंश की स्थापना करने का काम करता है गयासुद्दीन तुगलक। तो आने वाली वीडियो में हम तुगलक वंश को देखेंगे। इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम अब देखते हैं तुगलक वंश। हमने खिलजी वंश को देख लिया था। खिलजी वंश के मुख्य शासक जितने भी थे, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो 2 शासक आते हैं हमने उनको भी देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो होता है खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर देता है। खुसरो शाह की हत्या करने के बाद ये दिल्ली में एक नवीन वंश तुगलक वंश की स्थापना करता है। और ये कराना तुर्क से था, क्योंकि इसका जो फादर था वो कराना तुर्क से था और इसकी मदर जो थी एक जाट महिला थी। तो गयासुद्दीन तुगलक शुरुआत में काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता था। इसके फादर जो थे
वो बलवन के एक दास, तुर्की दास थे, और इसकी माता जो थी एक जाट महिला थी। तो गयासुद्दीन तुगलक लगातार संघर्ष करता रहा। संघर्ष करने के दौर में इसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी काम किया। अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब ये काम कर रहा था, तभी उसी समय जब अलाउद्दीन खिलजी के समय जब मंगोलों का आक्रमण होता है, तो मंगोलों के आक्रमण का सामना इसी गयासुद्दीन तुगलक ने किया, क्योंकि यही सेना का अध्यक्ष था उस समय, और मंगोलों को पराजित कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय ये मंगोलों को पराजित करता है। उसी समय इसे मलिक उल गाजी की उपाधि मिलती है, और ये इसके बचपन का नाम जो था गाजी मलिक जो था इसका नाम था। और ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से राज्य शासन भार संभालता है। और बाद में इसके जो प्रमुख सैन्य अभियान इसका पुत्र था जौना खां इसका पुत्र था, और यही भविष्य में आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वह शासन संभालता है। जो जौना खां मुख्य रूप से 2 सैन्य अभियानों में इसने भाग लिया। पहला था वारंगल, जो तेलंगाना वाला भाग था वारंगल, उसका एक शासक था प्रताप रुद्रदेव से ये संघर्ष करता है, और प्रथम संघर्ष में इसे मुंह की खानी पड़ती है। और जौना खां प्रथम संघर्ष में वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव से पराजित हो जाता है। परंतु ये कुछ समय के बाद 1 साल के ही अंतराल से 1322-23 में द्वितीय प्रयास करता है। अपने द्वितीय प्रयास में ये वारंगल के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव को हराने में सफल हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो वारंगल तेलंगाना वाला क्षेत्र था दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के अधीन हो जाता है, और इस पर तुगलकों का आधिपत्य हो जाता है। इसके बाद 1324 ईस्वी में बंगाल पर चढ़ाई करने खुद जाता है गयासुद्दीन तुगलक। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल पर चढ़ाई करता है, उसी समय जब ये वापस आ रहा होता है, तो जो बिहार का मिथिला वाला क्षेत्र है, मिथिला का एक शासक था, उसको भी ये पराजित कर देता है, और इसके साथ बंगाल और बिहार पर भी इसने अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद क्या होता है, उड़ीसा का एक जाजनगर था, उड़ीसा का जो एरिया था वो जाजनगर का एक शासक था भानुदेव द्वितीय पर जौना खां, जो इसका पुत्र था जौना खां, ये अपना दूसरा अभियान, पहला अभियान इसका था वारंगल तेलंगाना में, दूसरा अभियान उड़ीसा जाजनगर पर जौना खां का दूसरा अभियान था। इसमें भी ये सफल होता है और उड़ीसा के शासक भानुदेव द्वितीय को पराजित कर देता है। गयासुद्दीन तुगलक के समय कौन कौन से सुधार हुए उनको देखते हैं। सुधार एक्चुअली क्या हुआ, वित्तीय स्थिति इसके समय काफ़ी डाउन हो चुकी थी, क्योंकि जब खिलजी वंश का अंत होता है 1316 में, जब अलाउद्दीन खिलजी खत्म हो जाता है, तो उसके 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक अयोग्य शासकों का दौर रहा। उसी समय पर दिल्ली सल्तनत के अधीन जो वित्तीय स्थिति थी वह लगातार निम्न स्तर पर जाती रही। तो उसी दौरान ये गयासुद्दीन तुगलक भी राज्यभार संभालता है। तब इसके समय पे जो वित्तीय स्थिति थी लगभग काफ़ी निचले स्तर पर थी। तो ये क्या करता है, ये नए नए सुधार करता है। हिंदुओं के विशेषाधिकार थे वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा छीन लिए गए थे। उसमें खुद मुकद्दम और चौधरी जो लगान वसूलने का काम करते थे उनके विशेषाधिकारों को छीना गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक इनके अधिकारों को वापस दे देता है और ये फिर खुद मुकद्दम और चौधरी इत्यादि इन्हीं विशेषाधिकारों के साथ लगान वसूलने का कार्य शुरू कर देते हैं। लगान की दर 1/5 से लेके 1/3 भाग तक ली जाती थी। टोटल उपज का 1/5 से लेके 1/3 भाग ली जाती थी। सैन्य व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सुधार देखे थे, जैसे घोड़े को दागने की प्रथा जो चलाई गई थी, हुलिया, जैसे सैनिकों की हुलिया आजकल जैसे फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उसी समय सैनिकों का हुलिया, रूप, रंग और उसके शरीर का आकार इत्यादि लिखे जाते थे, उसी को हुलिया बोलते हैं। तो ये भी लिखने का काम ये गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के जो कार्य थे उनको जारी रखा और इनको और अच्छे व्यवस्थित ढंग से लागू किया, जिससे इसके सैन्य विभाग में काफ़ी सुधार आता है। और फिर धीरे धीरे इसने इसके समय पर डाकघर का भी काफ़ी अच्छा व्यवस्था मिलता है। डाकघर की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था मिलती है। इसने डाकघर के लिए घुड़सवारों की नियुक्ति की थी और इनका जो प्रमुख होता था, मुखिया होता था, उसे बरीद ए मुमालिक, डाक विभाग का जो मुखिया होता था उसे डाक ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। उसी कुछ समय बाद जब ये बंगाल की विजय करके दिल्ली वापस आ रहा होता है, गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल की विजय करके दिल्ली वापस आता है, तो उसी समय
जो जौना खां होता है, जौना खां, इसके भव्य स्वागत के लिए दिल्ली के ही समीप एक जगह थी अफगानपुर, वहां पर एक लकड़ी का महल बनवाता है और इसके स्वागत के लिए इस गयासुद्दीन को महल में बुलाता है। ऐसा माना जाता है कि उसी समय हाथियों का एक झुंड आता है और लकड़ी का महल गिर जाता है, उसमें गयासुद्दीन तुगलक और इसका एक पुत्र दबकर मर जाता है और जौना खां बच जाता है। कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि ये जौना खां की ही चाल थी जो लकड़ी का महल बनवाकर गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की गई और राज्य को हड़पने की ये उसकी मंशा थी। तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि जौना खां के द्वारा ही गयासुद्दीन की हत्या की गई थी, लेकिन इसका इतिहासकारों में मतभेद है, इसलिए इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगला, जब गयासुद्दीन तुगलक के बाद की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बनता है जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो था 1325 से 1351 तक राजभार संभालता है और मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसके बचपन का नाम जौना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में हमको जानकारी के जो स्रोत हैं, एक तो जियाउद्दीन बर्नी जो इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक इतिहासकार था, उसकी एक किताब है तारीख ए फिरोज शाही, और एक मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ये भी पूछता है क्वेश्चन कभी कभी कि इब्न बतूता किसके कार्यकाल में भारत आता है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आता है। याद रखने के लिए जैसे इब्न बतूता का नाम लेते हैं बिन, तो बिन लगा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम में भी बिन लगा हुआ है, तो इससे याद रख सकते हैं। तो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है और जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरोज शाही, इन दोनों के माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं दरअसल होता क्या है। जो खुसरो शाह था, खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह था, उसके समय में ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था शाही घोड़े का मुख्य पदाधिकारी था और इसके जो पिता थे गयासुद्दीन तुगलक खिलजी वंश के समय सैन्य विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये शाही और मोहम्मद बिन तुगलक शाही घोड़े का मुख्य पदाधिकारी होता था, जो खुसरो शाह के टाइम पर खुसरो शाह को अपदस्थ करने में, अर्थात खुसरो शाह को हटाने में ये अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की भी सहायता करता है मोहम्मद बिन तुगलक। और जब इसका पिता गयासुद्दीन तुगलक शासक बनता है तो तब इसको उत्तराधिकारी बनाता है। गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। उसी क्रम में गयासुद्दीन तुगलक अपने पुत्र को उलूग खां की उपाधि देता है। ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि किसको उलूग खां की उपाधि दी गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक को उसके पिता के द्वारा उलूग खां की उपाधि दी जाती है। अब देखते हैं आगे जो शासन संबंधी योजनाएं थी उस पर कैसे काम होता है। जैसे हम इसके शासन संबंधी योजनाओं को मोहम्मद बिन तुगलक के, जो हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, दो रस खुराक के माध्यम से याद रहेगा। दो से इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी, रा से हो जाएगा राजधानी में परिवर्तन किया, सा से हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा टोकन मनी का भी इसने प्रचलन किया। अब दोस्तों देखते हैं शासन संबंधी योजनाएं। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने जितनी शासन संबंधी योजनाएं बनाई उनको देखते हैं। एक ट्रिक है दो रस खुराक, इस ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा याद हो जाएगा। दो से इसने दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि की, रा से हो जाएगा राजधानी में परिवर्तन किया, दिल्ली से देवगिरी, बाद में इसका देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख देता है, और सा से होता है सांकेतिक मुद्रा का इसने टोकन मनी का प्रचालन किया, और खुरा से हो जाएगा खुरासन पर आक्रमण किया। खुरासन पर आक्रमण करने का इसका मेन रीजन था, एक था व्यक्ति तरमासरिन और दूसरा था मिस्र का सुल्तान और खुद था ये मोहम्मद बिन तुगलक। इन तीनों ने मिलके मध्य एशिया का भाग था खुरासन, उस पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन वहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन हो गए और इस वजह से खुरासन पर आक्रमण इसका विफल हो जाता है। इसी खुरासन के आक्रमण के लिए इसने 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की थी और उनको 1 वर्ष का एडवांस पेमेंट कर दिया था। जब ये खुरासन का अभियान असफल हो जाता है तब इसको बहुत वित्तीय हानि होती है। फिर इसके बाद होता है खुराक, का होता है लास्ट में का, तो इस का से था कराचिल का सैनिक अभियान। कराचिल एक भाग था जो चीन और भारत के बीच का एक भाग था कराचिल, तो ये वहाँ पर आधिपत्य जमाना चाहता है, परंतु बर्फबारी की वजह से
इसके जो सैनिक हैं थे इनको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, और यहाँ तक संघर्ष करना पड़ा, माना जाता है, इब्न बतूता बोलता है कि इसके जितने सैनिक गए थे उसमें केवल 3 सैनिक बचे, जबकि बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी बोलता है कि केवल इसके 10 सैनिक जिंदा बचे। कुछ भी हो, इसका सीधा सा अर्थ यह है कराचिल के अभियान से इसको बहुत सैन्य घाटा हुआ। अब देखते हैं शासन संबंधी योजनाओं में दोआब क्षेत्र में एक्चुअली इसने 2 नदियों के बीच का उपजाऊ भाग जो होता है उसे दोआब बोलते हैं, तो इसने दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि की। और दरअसल होता यह है कि जब ये कर में वृद्धि करता है उसी वर्ष अकाल पड़ जाता है, जिससे जनता त्राही त्राही कर रही होती है, फिर भी ये जबरदस्ती कर वसूलता है, तो इस वजह से इसका ये अभियान असफल हो जाता है अकाल की वजह से। फिर ये क्या करता है, राजधानी में परिवर्तन। दरअसल इसके भी अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं। जैसे जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि भौगोलिक महत्व के कारण इसने देवगिरी, जिसे दौलताबाद के नाम से जानते हैं, इसको राजधानी के रूप में चुना। वहीं इब्न बतूता कहता है कि जो दिल्ली के जमींदार और दिल्ली के अमीर थे, इसको पत्र लिखकर गालियां देते थे, इस वजह से ये तंग आकर दिल्ली के लोगों को दंड देना चाहता था, इसलिए इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की। लेकिन इसका यह अभियान राजधानी परिवर्तन का असफल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसने अपनी राजधानी, राज दरबार के साथ साथ वहां के जितने रहने वाले थे, इसकी प्रजा जो थी, सबको इसने ट्रांसफर किया दौलताबाद। और इतनी बड़ी जनसंख्या को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता है, लोगों की पैतृक संपत्ति थी, तो उसका विरोध का सामना करना पड़ा, और इस तरह राजधानी परिवर्तन का अभियान भी इसका असफल हो जाता है। फिर सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी का इसने प्रचलन किया। दरअसल ये अपनी सैन्य व्यवस्था पर काफी ज्यादा धन खर्च करने के लिए उसे एकत्र करना चाह रहा था धन को, तो इस वजह से ये तांबा और चांदी की मुद्रा का प्रचलन करता है। लेकिन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता तो है, लेकिन उस मुद्रा के प्रचलन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, और इसके मार्केट में जितनी ये टोकन मनी भेजता है उससे ज्यादा इलीगल टोकन मनी मार्केट में आ जाती है। दरअसल इसका ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इस वजह से असफल और रहा क्योंकि इसने किसी भी प्रकार की सरकारी मोहर अपनी मुद्रा पर नहीं लगवाई, जिस वजह से नकली और असली मुद्रा को पहचानना लोगों के लिए कठिन हो रहा था। और सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी का मतलब होता है, जैसे आजकल जो टोकन मनी चल रही है, जैसे एक 10 रुपए का नोट दे दिया जाता है, कागज, उस पर लिख दिया जाता है मैं धारक को 10 रुपए का नोट अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे गवर्नर का साइन है। अगर आप इस नोट को, मतलब इस कागज के टुकड़े को बेचने जाओगे तो 10 रुपए का नहीं बिकेगा, लेकिन अगर यही कागज का टुकड़ा, लेकिन इसके ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ है और जो प्रतिज्ञा लिखी है मैं 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ये वचन लिखा हुआ है, इसकी वजह से इसका मनी की वैल्यू 10 रुपए है। जैसे आजकल लोहे के कॉइन जो है 1 रुपया, अगर आप उस रुपए को गलाकर मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 रुपए नहीं होगी। कहने का मीन्स है कि उस पर जो अंकित मूल्य है और उस मुद्रा का वास्तविक मूल्य, उस पर अंकित मूल्य से कम हो, तो बस इसी को बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। और मैंने आपको बताया खुरासन का अभियान और कराचिल का अभियान इसका असफल हो गया, तो मैंने अभी कारण भी बताया। तो हमने इसके सारे अभियान देखे। अब आइए देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान-ए-कोही कृषि विभाग की स्थापना की जाती है, और अकाल ग्रस्त कृषकों के लिए एक ऋण था, तकावी ऋण इसने दे रखा था। और हिंदुओं के त्योहारों को, जैसे होली हो, इसमें ये भाग लेता था। ये इकलौता शासक है जो हिंदुओं के त्योहार अर्थात होली में भी भाग लेता था, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये इकलौता शासक है। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक जो विद्रोह हुए दक्षिण भारत में अगर गिना जाए तो लगभग 22, और कुछ इतिहासकार बोलते हैं लगभग या कि 27 विद्रोह तो अकेले दक्षिण भारत से हुए, और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोहों को झेलने वाला ये मोहम्मद बिन तुगलक शासक था। और जब ये ठट्टा एक जगह है जो सिंध प्रांत में है, अभियान के लिए जा रहा था, उसी समय ये बीमार पड़ जाता है रास्ते में, और बोला जाता है कि उसी समय इतिहासकार लिखते हैं कि ठट्टा सिंध जाते समय इसकी मृत्यु हो जाती है बीमारी की वजह से। तब बदायूनी जो था एक इतिहासकार, बदायूनी इसकी मृत्यु पर लिखता है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये स्टेटमेंट भी पूछता है किसका स्टेटमेंट और किसके लिए, तो बदायूनी का स्टेटमेंट है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। विद्वानों ने उसे भाग्यहीन आदर्शवादी की उपाधि दी गई है।
जो मोहम्मद बिन तुगलक था, बहुत से विद्वान उसको बोलते हैं कि वह भाग्यहीन आदर्शवादी, वो आदर्शवादी व्यक्ति था। उसने जितने भी अभियान चलाए चाहे और उसकी जितनी भी योजनाएं थी, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी का परिवर्तन और टोकन मनी, लगभग सारी पढ़ी लिखी व्यक्तियों की उसने शासन संबंधी कार्य चलाए, लेकिन एक भी कार्य उसका सफल नहीं हो पाया। इसलिए उसको इतिहासकार बोलते हैं कि वह भाग्यहीन आदर्शवादी था। और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि वह निर्दयी था, उसको रक्त पिपासु की उपाधि दी जाती है, वह धर्म भ्रष्ट व्यक्ति था, इतिहासकार ऐसा भी बोलते हैं। दरअसल जब थट्टा सिंध जाते समय उसकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। बहुत से इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, वह उससे पहले फिरोज शाह तुगलक, ये जो था उसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, इसको वह अपना उत्तराधिकारी मान चुका था, उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो बहुत सारे अमीर थे और दरबारी थे, उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के सपोर्ट में मत दिया और फिरोज शाह तुगलक अगला शासक बन जाता है, जो 1351 में शासक बनता है और 1388 लगभग 40 सालों तक ये राज्य करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय वित्तीय व्यवस्था बहुत कमजोर स्थिति में थी, राजकोष में धन नहीं था। तो इस वजह से फिरोज शाह तुगलक जब शासनभार संभालता है तो सबसे पहले वह अपने राजस्व की पूर्ति करने के लिए, राजकोष को भरने के लिए विभिन्न कदम उठाता है। तो विभिन्न कदमों में वो क्या करता है, भू राजस्व की दर को 1/3 से 1/5 कर देता है कि जिससे से ज्यादा लोग कर दे सकें और कर संग्रह ज्यादा हो सके। और ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सल्तनत, भारत का इकलौता ऐसा मुस्लिम शासक है जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाता है, फिरोज शाह तुगलक। ये 24 प्रकार के जितने बहुत मुश्किल से मुश्किल कर थे, जिसमें कि घरी एवं चराई कर, घरी कर जो होता था वो गृह कर होता था, और चराई कर जो चारागाह भूमि पे टैक्स लिया जाता था, उसको मिला के इसने 24 प्रकार के कठिन करों को खत्म कर दिया और केवल 4 प्रकार के कर वसूले जाते थे। खराज जो भूमि कर होता था वो लिया जाता था। खुम्स, दरअसल खुम्स एक लूट का माल होता था, लूट कर लेके आया जाता था, वो माल होता था। और जो उसमें अलाउद्दीन खिलजी इस खुम्स को 20% सैनिकों को देता है, 80% राज्य को देता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक 80% सैनिकों को दे देता है, 20% राज्य के हिस्से में लेता है। और जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया था, और जकात ये दान संबंधी कर है। तो ये 4 प्रकार के कर थे। इसने एक प्रकार का कर और लगाया, हक ए सर्व। ये पूछा जाता है, हक ए सर्व जो है एक सिंचाई कर है, हक ए सर्व, क्योंकि इसने नहरों का निर्माण करवाया था और नहरों के निर्माण से ये जो जितनी भी सिंचाई होती थी उस पर 1/10 लगभग 10% टैक्स लेता था। सिंचाई कर है, हक ए सर्व। सिंचाई के लिए इसने लगभग 11 नहरों, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में लगभग 11 नहरों का निर्माण करवाता है ये, और उन्हीं से सिंचाई की जाती थी। और अफीफ, एक इतिहासकार अफीफ है, वो बोलता है कि उसके 40 वर्ष के शासनकाल में जनता ने कभी भी अकाल नहीं देखा। ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये अफीफ लिखता है इतिहासकार की, उसके शासनकाल के 40 वर्षों में जनता ने कभी भी अकाल नहीं देखा। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखें। इसने दासों के लिए दीवाने बंदगान नाम का एक विभाग खुलवाया, दीवाने बंदगान। और इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही, इसने खुद लिखी है, फुतुहात ए फिरोज शाही। और इसका एक राजकीय अस्पताल भी इसने खोला जो दारुल सफ़ा के नाम से है, दारुल सफ़ा। इसने राजकीय अस्पताल भी खोला। और दीवाने खैरात जो गरीब व्यक्ति होते थे उनको दान के लिए यह संस्था विभाग खोला गया, दीवाने खैरात। और इसने अधा एवं भिख, 2 सिक्के भी चलाए, अधा एवं भिख। ये चांदी और तांबा के मिश्र धातु से बने हुए थे सिक्के, अधा एवं भिख। ये याद रखिए, ये पूछता है कि अधा एवं भिख सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद नगरों को भी बचाया। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और जौनपुर और फिरोजाबाद, इसने इतने शहरों को भी बसाया। आइए एक बार और रिवीजन करते हैं। दीवाने कोही कृषि से संबंधित विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अकाल ग्रस्त कृषकों को ऋण दिया जाता था, तकावी ऋण। और यही तकावी ऋण, ये 24 प्रकार के जो कर इसने खत्म किए थे, इसमें इस तकावी ऋण को भी खत्म कर देता है फिरोज शाह तुगलक। और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक जो विद्रोह हुए वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी कहता है, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिर उसके बाद FST फिरोज शाह तुगलक राज्यभार संभालता है और उसके समय 24 प्रकार के खतरनाक जो मुश्किल करते उनको खत्म करके खराज,
खुम्स, जजिया, जकात, ये 4 प्रकार के कर लिए जाते थे। और हक ए सर्व एक सिंचाई कर था जो लिया जाता था सिंचाई के लिए। दासों के लिए दीवाने बंदगान नाम का विभाग खुलवाया। अपनी आत्मकथा फतुआत फिरोज शाही लिखता है। और दीवाने खैरात, जो गरीब लोगों को था उनको खैरात बांटने के लिए अदा और बिक सिक्के भी चलाता है। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर, ये नगरों को भी इसने बसाया। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एल्फिस्टन, एक इतिहासकार था एल्फिस्टन। इसने फिरोज शाह तुगलक, जो एफएसटी था, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर की संज्ञा दी गई। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का अकबर कहा जाता है, क्योंकि एक इतिहासकार एल्फिस्टन थे, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का अकबर कहा, इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब देखते हैं कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार था, जिसके आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है, इसको पूर्ण इल्तुतमिश करवाता है, लेकिन बिजली गिरने की वजह से ये क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस क्षतिग्रस्त कुतुब मीनार को पुनर्निर्माण करवाया जाता है। तो उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी जो थे तुगलक शाह द्वितीय, ये उसका उत्तराधिकारी बनता है। फिर इसके बाद अबू बकर जो होता है, ये इसके बाद नया शासक बनता है। फिर मोहम्मद शाह और सबसे लास्ट में नासिरुद्दीन महमूद शाह ये शासक बनता है। नासिरुद्दीन महमूद शाह से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि इसके समय में 1398-99 में जो समरकंद का शासक होता है, एक समरकंद का शासक तैमूर लंग, इसका भारत पर आक्रमण होता है। ऐसा माना जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद शाह उस समय दिल्ली छोड़कर भाग जाता है, और जब 1405 ईस्वी में तैमूर लंग की मृत्यु हो जाती है, तब ये नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली वापस लौट कर आता है। तो इस तरीके से हमने देखा तुगलक वंश। अब हम तुगलक वंश का एक बात है, 1320 से 1414 लगभग 94 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा, और माना जाता है कि सल्तनत के युग में सबसे अधिक समय तक राज्य करने का श्रेय तुगलकों को जाता है। तुगलकों के बाद फिर अब हम देखेंगे आगे सैयद वंश की स्थापना किस तरीके से होती है। खिज्र खां जो होता है, खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना करता है, दौलत खां को हराकर दौलत खां को परास्त कर देता है, और दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की आधारशिला रखता है, सैयद वंश। खिज्र खां इसका संस्थापक है। तो सैयद वंश को आने वाली वीडियो में देखेंगे। इस तरीके से वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।